नमस्कार दोस्तों, अर्थर्थ सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको पहले क्लास बता दिए थे समास के बारे में ना, तो हम आपको बताए थे समास के 5 भेद ना। लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टेट पढ़ रहे हैं, तो टेट में क्या मानता है, 6 मानता है। वैसे किताब आप देखेंगे तो कई प्रकार से मिलते हैं, कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6 ना। तो हम आपको 5 बताए थे। क्या बताए थे? 5 बताए थे। क्या क्या बताए थे हम आपको? एक बताए थे केवल समास, और क्या बताए थे? अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, चौथा क्या था? द्वंद्व समास, और 5वां क्या था? बहुव्रीहि। हमने आपको इन चारों का अध्ययन, 5 का अध्ययन करा दिया था, ठीक है। लेकिन जब आप किताब देखेंगे तो आपको वहाँ कहीं पे 4 मिला, कहीं पे 6 मिलता है। तो जो 4 मिलता है, जो 4 मिलता है उसमें क्या नहीं मिलता आपको? केवल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? केवल। यानी जहाँ आपको समास के 4 भेद मिलेंगे वहाँ पर आपको 4 कौन मिलेंगे? पहला रहेगा अव्ययी भाव समास ना, और जो दूसरा क्या रहेगा हमारा? तत्पुरुष समास। तीसरा क्या रहेगा? द्वंद्व समास। चौथा बहुव्रीहि समास, ठीक है। और क्या 6 मिलते हैं? जो 6 मिलते हैं आप टेट वालों के लिए 6 ही सही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हम टेट पास कर रहे हैं कहाँ पढ़ाने जाएंगे? या तो जाएंगे 1 से 5 तक, या तो 6, 7, 8 तक जाएंगे। तो हमने देखा है 6, 7, 8 किताबों में समास के 6 भेद ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 6 भेद दिया हुआ है। और उसमें जो 6 भेद दिया, क्या क्या दिया हुआ है? हम जो आपको बताते थे, क्या यानी कि बताए थे ना आपको कि तत्पुरुष के 2 भेद किए थे। कौन कौन? कर्मधारय और द्विगु किए थे। लेकिन वहाँ पे जो दिया संख्या दे दिया इसका, यानी कि बहुव्रीहि दिया हुआ है। यदि हम उसको आपको टेट के लेवल से दिखाया जाए तो जिसके भेद दिए हुए हैं वहाँ पे आपको केवल नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? एक ये रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां मिलेगा आपको कर्मधारय समास, और 6वां मिलेगा आपको द्विगु समास। यानी आपके बताने का मतलब ये था, आप ये जान जाएं कि यदि आपके एग्जाम में यानी यूपी टेट में या कहीं भी टेट में पूछता है कि समास के कितने भेद, तो आपको समास के 6 भेद बताने हैं। कितने भेद बताएंगे आप? 6 भेद। यदि पूछता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार या वर्दाचार्य के अनुसार कितने हैं, तो आप कितना बताएंगे? यदि पूछता है कि वर्दाचार्य के अनुसार समास कितने भेद हैं, तो आप 5 बताएंगे। यदि किसी का नाम लेके बताता है डिटेल, या किसी का नाम देता है, या किसी किताब का नाम देगा, या उसके लेखक का नाम देगा, तो कितना हम बताएंगे? उसके अनुसार बताएगा। यदि पूछता है कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, किसके अनुसार? सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछेगा, कितना बताएंगे आप? 4 बताएंगे। यदि पूछेगा लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, तो आप 5 बताएंगे, ठीक है। यदि नाम नहीं दे रहा है, यदि नाम नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? समास के 6 भेद बताएंगे। कितना बताएंगे? 6 भेद। 6 कौन कौन से हैं? अब ध्यान करना, ये यदि पूछता है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने समास हैं? 4 हैं। या पूछ लेगा, इसी को पूछ लेगा कि क्या भट्टोजी दीक्षित
के अनुसार, भट्टोज दीक्षित के अनुसार समास कितने भेद हैं? कितना बताएंगे आप? 4। इसको ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है कि भट्टोज दीक्षित के अनुसार समास कितने भेद हैं? 4 बताएंगे। या पूछेगा कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने भेद हैं? तो आप 4 बताएंगे। ठीक है। या पूछेगा कि लव सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5। या पूछ लेगा वरद आचार्य के अनुसार समास के भेद, तो कितना बताएंगे आप? 5 बताएंगे। तो आपके जो 4 और 5 दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो किसके अनुसार दिए जा रहे हैं? यदि भट्टोजी दीक्षित पूछ रहा है तो 4, सिद्धांत कौमुदी पूछ रहा है तो 4। लेकिन ध्यान देना, सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी इन दोनों में अंतर है। क्या है? सिद्धांत कौमुदी किसकी है? भट्टोज दीक्षित की है। और लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी है? वरदाचार्य की है। तो वरदाचार्य जो मानते हैं समास के 5 भेद मानते हैं, और जो भट्टोजी दीक्षित मानते हैं समास के 4 भेद मानते हैं। ठीक है। यदि आपको किसी का नाम दे रहा है तब पूछ रहा है, तो आप यदि इनका नाम दे रहा है भट्टोजी दीक्षित का या सिद्धांत कौमुदी नाम दे रहा है तो आप 4 बताएंगे। यदि सिद्धांत लघु सिद्धांत कौमुदी या वरद आचार्य नाम दे रहा है तो आप 5 बताएंगे। क्लियर हो गया। लेकिन यदि किसी का नाम नहीं दे रहा है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है समास का विधा, समास के कितने भेद, तो आप सीधे बता देंगे कि समास के 6 भेद। कौन बताएगा? टेट वाले। ठीक है। बाकी अगर आप उसके ऊपर पे कोई पेपर देंगे तो आपको नाम से पूछेगा। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ ना? चलिए हम आपको दिखा क्या रहे थे, अब एक क्लियर हो गया आपको ना? यानी अब आप क्या जान गए? समास के 6 भेद। ठीक है। कौन कौन है? अव्ययी भाव समास, और दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा क्या है? कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। और 5वां क्या है? द्वंद्व समास। और 6वां क्या है? बहुव्रीहि समास। यानी कि यदि आपसे पूछता है, क्या पूछता है? समास के कितने भेद, तो आप जान गए क्या? समास के 6 भेद। कौन कौन है? पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। और तीसरा क्या है? कर्मधारय समास ना। चौथा द्विगु समास। 5वां द्वंद्व समास। और 6वां क्या है? बहुव्रीहि समास। यानी ये क्या है? आपके समास के 6 भेद हो गए हैं। जब आप समास के 6 भेद जान गए तो अब इसमें आपका पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। तो आपके एग्जाम बस यही पूछता है कि इस समास, कोई उदाहरण दे देगा, क्या करेगा? उदाहरण दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा समास है। क्या करता है? कोई एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा इसमें कौन सा समास है। तो पहली बात आप ये जानें कि जो अव्ययी भाव है, हम आपको आज क्या पढ़ाएंगे? आपको हम अव्ययी भाव समास पढ़ाएंगे। ठीक है। अब नीचे वाले नेक्स्ट डे, लेकिन आप इसको आप देखिए क्या? अव्ययी भाव समास। ठीक है। हमने आपको इसकी बताए थे, क्या परिभाषा बताए थे? क्या था? प्रायेण पूर्व पद
प्रधान प्रायेण पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव। यानी कहता है कि जिस पद में क्या हो, प्रायः पूर्व पद प्रधान हो, क्या हो, पूर्व पद प्रधान हो, वो क्या होगा हमारा अव्ययी भाव समास होगा। यानी कि जिसमें जो उसके आगे वाला पद यानी कि पूर्व पद, देखिए किसी पद में दो होता है, हम जब संधि पढ़ रहे तो वहाँ भी दो पद थे, क्या होता है पूर्व पद और उत्तर पद ना। तो कह रहा है जो पूर्व पद हो क्या हो, प्रधान हो। इससे क्या हम क्या लिख दिए, यथा शक्ति, क्या लिख दिया हम, यथा शक्ति लिख दिए। तो इसमें यथा क्या है, ये यथा क्या है हमारा, यदि हमारा यथा क्या रहे, प्रधान रहेगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि अब जो पद अव्यय न हो, जो पद अव्यय न हो उसे क्या कर दे, अव्यय बना दे, वही क्या होगा अव्ययी भाव समास। यानी कि जो इसमें पूर्व पद क्या रहता है, अव्यय रहता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद क्या रहता है, पूर्व पद अव्यय रहता है और उसके बाद अव्यय नहीं रहता। ठीक है, पूर्व पद अव्यय रहे और उसके बाद क्या रहता है उत्तर पद में कोई अप्रधान पद रहता है ना। यानी पूर्व पद क्या रहेगा, अव्यय रहेगा, बाद में अप्रधान पद रहेगा, फिर इससे क्या, फिर इनके संयोग से जो हमारा पद बनेगा, यानी अव्यय और अप्रधान पद से जो हमारा पद बनेगा वो क्या रहेगा, हमारा अव्यय पद होगा। क्या होगा पूरा, वो टोटल मिलाकर क्या बन जाएगा, हमारा अव्यय पद बन जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव कहेंगे। क्या कहेंगे हम, अव्ययी भाव समास कहेंगे। यानी कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, उसका पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है और दूसरा पद अव्यय नहीं होता है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, अव्यय बन जाते हैं। यानी जो हमारा पद बनता है, यानी क्या, जो हमारा समस्त पद बनता है क्या हमारा बनता है, अव्यय बन जाता है। इसलिए हमारा वो क्या रहता है, अव्ययी भाव समास। क्लियर हुआ। यानी अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि उसका पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है और बाद वाला पद अप्रधान होता है, लेकिन दोनों के संयोग से जो हमारा समस्त पद बनता है हमारा क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, अव्यय बन जाता है। इसलिए इस समास का नाम क्या बन गया है, अव्ययी भाव समास। ठीक है। इसमें जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, क्या पूछा जाता है, ये हो गया ना आपका क्लियर। इसमें एक सूत्र आता है नदीभिश्च, उसे आप बहुत जानते हैं, क्या, जिसे उपकृष्णम लिख देंगे हम, उपकृष्णम और अधि हरि। देखिए अब देखिए इसमें होता क्या, पहला पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में 95% क्या होता है, यानी कि लगभग आधे से ज़्यादा जो पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय होता है। और उसका जब किसी सुबंत के साथ, किसके साथ, सुबंत के साथ क्या होता है, समास होता है, तो क्या बनता है, एक पूरा अव्यय पद बन जाता है, जिस कारण से उसका नाम क्या रख देते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक है। इसे हम क्या यहाँ पे उपकृष्णम ना। अब इसके दो विग्रह बनेंगे, कौन कौन, लौकिक विग्रह, क्या बनेगा, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। तो
आप इतना जान ही गए हैं कि लौकिक में क्या होता है और अलौकिक में क्या होता है। तो जो लौकिक हमारा होता है क्या होता है, ये व्यवहारिक होता है। क्या होता है, व्यवहारिक होता है। और जो अलौकिक होता है क्या होता है, ये व्याकरणिक होता है। क्या होता है, व्याकरणिक होता है। क्लियर हुआ। यानी कि जब हम पद की सिद्धि करेंगे तो किससे करेंगे, अलौकिक विग्रह से करेंगे। जब हम पद की सिद्धि कर रहे हैं क्या करेंगे, अलौकिक विग्रह से। लेकिन आपके लिए यानी कि यदि आपके एग्जाम में पूछेगा भी उसका विग्रह क्या है तो आपने क्या बताना पड़ेगा, लौकिक विग्रह। जैसे क्या पूछेगा, उपकृषणम, क्या बनेगा इसका, कृष्णस्य समीपम। क्या बनेगा, कृष्णस्य समीप। यानी कि क्या कह रहा है, कृष्ण के पास। ये क्या हमारा क्या है, हमारा ये क्या बन गया है, ये हमारा हुआ लौकिक विग्रह। यदि हम इसी का क्या बनाएंगे, अलौकिक विग्रह बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अलौकिक विग्रह। तो क्या बनेगा, कृष्ण गस और उपसु। क्या बनेगा हमारा, कृष्ण गस उपसु। हमारा क्या होगा, ये अलौकिक विग्रह। ठीक है। यानी कि आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ लौकिक विग्रह। क्या पढ़ना, सिर्फ लौकिक विग्रह। और इसमें हमें ध्यान नहीं देना आपको भी, क्योंकि आपके काम का ये नहीं है। लेकिन यदि आपके एग्जाम पूछेगा कि उपकृषणम किस समास का उदाहरण है तो आप क्या बताएंगे, अव्ययी भाव समास। क्या बताएंगे, अव्ययी भाव समास। या पूछ सकता है कि अधिहरी किस समास का उदाहरण है तो क्या बताएंगे आप, अव्ययी भाव समास। अब इसी प्रकार से कई उदाहरण हैं। ठीक है, उपकृषणम हुआ, अधिहरी हुआ, यथाशक्ति हुआ। क्या, यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब अशुद्धियाँ भी मत करिएगा आप लोग। क्या दिया है, यथाशक्ति। अब आपके एग्जाम में पूछ शुद्ध क्या होगा तो आप क्या लिख देंगे, हम देख रहे थे अभी क्या रहे थे, उपकृषणम अधिहरी। तो आप सोचेंगे कि यहाँ भी कुछ लगेगा, या तो म लगेगा या तो विसर्ग लगेगा। सोचेंगे आप ना, आप सोचेंगे कि जैसे ही यहाँ पे क्या लगा था, उपकृषणम, यहाँ म लगा था, क्यों, अव्यय बन गया था। यहाँ क्या है, अधिहरी, क्या है यहाँ पे, विसर्ग है। आप सोचेंगे कि यथाशक्ति भी लिखा हुआ है, यहाँ भी म हो जाएगा, विसर्ग होगा। सोचेंगे ना, क्या होगा यहाँ पे, ना तो म होगा ना तो विसर्ग होगा। क्या होगा, सिर्फ यथाशक्ति होगा। ठीक है। तो आपके शुद्धिया में भी पूछ सकता है ये। ठीक है। यानी कि एक यहाँ पे बहुत जो प्रसिद्ध सूत्र इसका है जो ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, वो क्या है, ये हो गया ना आपका, वह सूत्र है नदी भीष्ट। क्या है, नदी भीष्ट। यह कहता है क्या, यदि संख्यावाची हो और उसके बाद कोई नदी वाची कोई शब्द हो, जैसे कोई संख्या, जैसे हम कहते हैं द्वि संख्या है हमारा ये, और फिर क्या लिख दें, नदी में क्या लिख दें, यमुनम। क्या लिख दें, द्वि यमुनम। तो अब हम जब देखते हैं ये संख्या पूर्व में है तो सीधे हमें क्या याद आता है, हमें सीधे याद आएगा क्या, संख्या पूर्वे द्विगु। पढ़े हैं आप लोग, पढ़ा देंगे। क्या आता है, संख्या पूर्वे द्विगु, और हम क्या मारेंगे, द्विगु समास। हमारा ये गलत हो जाएगा। हम संख्या देख के अगर हम द्विगु मार्ग चले आएंगे हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नदी भीष्ट जो कि अव्ययी भाव समास का सूत्र है और कहता है कि
कि यदि पहले कोई संख्यावाची पद हो और उसके बाद कोई नदीवाची पद आए या नदी में कोई संज्ञा आए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अव्ययी भाव समास करेंगे। ऐसे में नदी भी क्या कहता है, कोई संख्यावाची पद हो और उसके बाद कोई नदीवाची संज्ञा शब्द आए तो क्या करेंगे हम वहाँ पे कौन समास लगाएंगे, अव्ययी भाव समास लगाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा क्या पूछता है, या द्वियमुनम पूछ लेगा या एक और पूछता है क्या, पंच गंगम। क्या पूछता है, पंच गंगम। ये आपके एग्जाम बहुत पूछता है। क्यों, क्योंकि आप लोग ज़्यादा डीप में पढ़ते नहीं हैं, ऊपर ऊपर देख के देखेंगे क्या, संख्या पूर्वे द्विगु मार के चले आएंगे और क्या हो जाएगा हमारा, ये फिर गलत हो जाएगा। और फिर हम बता दें आपको क्या कि जो ये है नदी भी सूत्र है, ये किस में है, ये अव्ययी भाव समास में है। और कहता है कि किस कोई क्या हो, कोई संख्यावाची शब्द हो, द्वि क्या है हमारा, संख्या है ना, और पंच संख्या है, कोई संख्यावाची शब्द हो और उसके बाद क्या हो, कोई नदीवाची संज्ञा आए तो इस पद में जो समास बनेगा वो किसका होगा, अव्ययी भाव समास का होगा। किसका होगा, अव्ययी भाव समास का होगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण बहुत दिए हुए हैं लेकिन आप देख लीजिएगा। लेकिन जो मस्ट था ना बता दिया आपको, क्या, नदी फिश से एक ठो जो कि बहुत मस्ट है, आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसी से ना। और इससे एग्जाम्पल बहुत दिए हुए हैं आपकी किताबों में, इसके बहुत उदाहरण दिए हुए हैं। क्या पूछता है वहाँ पर अक्सर, यही पूछ लेता है द्वियमुनम पंचगंगम, या पूछ लेगा कि किस पद का पूर्व पद या जिसका पूर्व पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा, जिसका पूर्व पद प्रधान हो वह कौन सा समास होगा। तो हमने बता दिया क्या कि यदि पूर्व पद प्रधान होगा या अव्यय होगा तो क्या बनेगा हमारा, ये अव्ययी भाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, यानी अव्ययी भाव समास कैसे, या तो कोई उदाहरण दे देगा, या तो कोई उदाहरण दे देगा, या आपको ऐसे पूछेगा कि या पूछ लेगा कि नदी भी जो सूत्र है, जो नदी भी सूत्र है यह किस समास के सूत्र के अंतर्गत आता है। क्या बताएंगे आप, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत। ठीक है, द्वियमुनम और क्या लिखे थे, पंच गंगम, द्वियमुनम और पंच गंगम। ये हम आपको दोबारा से लिखे हैं ताकि आप समझ जाएं कि जो ये द्वियमुनम है, देखने में क्या लगता है हमें, ये संख्या पहले दी रहती है तो हमें याद आता है संख्या पूर्वे द्विगु याद आता है। तो हमें उसको भटकाने के लिए ना, तो आप याद कर लीजिए कि जब कोई संख्या हो, क्या हो, कोई संख्या हो और उसके बाद कोई नदीवाची शब्द आए, क्या हो, कोई संख्या हो और उसके बाद क्या हो, कोई नदीवाची शब्द आए तो क्या करना है हमें, अव्ययी भाव समास मानना है। क्या मानना है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, पता रहेगा ना, क्या हो, कोई संख्या हो फिर उसके बाद नदीवाची कोई शब्द आ जाए तो क्या मानना हमें, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अब इसके बाद क्या था, चलिए, और अव्ययी भाव समास में जो आपको उदाहरण दिए हुए हैं इसमें एक सूत्र और आता है, वो बहुत लंबा सा क्या है,
अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय संप्रत शब्द प्रादुर्भाव पश्चात तथा आनुपूर्व योगपद साधित संपत सकल्यान वचनेश। इतना जानने से मतलब अब ये है कि जो ये अव्यय पद आता है, जो हमारा ये अव्यय पद आता है पूर्व में ना, पहले क्या रहता है हमारा अव्यय पद रहता है, फिर क्या आता कोई सुबंत पद रहेगा ना। तो जो हमारा ये अव्यय पद है यह कितने अर्थों में प्रयोग होता है? 16 अर्थों में। कितने अर्थों में? 16 अर्थों में। ठीक है, कितने अर्थों में? 16 अर्थों में। यदि उसका हम आपको डिटेल दिखाएं, नहीं ज़्यादा जरूरी नहीं है, छोड़िए। तो जो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके लिए, क्या दिए हुए हैं? एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जैसे क्या है, एक आपको मिलेगा क्या, निर्मच्छिकम। क्या है? निर्मच्छिकम। यह यदि आप जब देखिए कि पहले क्या दिया हुआ, कोई अव्यय पद दिया हुआ हो, क्या हो? अव्यय पद दिया हुआ हो, तो आप इसी अव्यय पद को देख करके अव्ययी भाव समास मार सकते हैं। अव्ययी भाव समास मार सकते हैं। क्या है ये? निर्मच्छिकम क्या हुआ था? हमने क्या देखा यहाँ पे? निर क्या है? एक अव्यय पद है, और फिर क्या है? मच्छिकम ना। तो क्या होगा? मच्छिकाणाम अभाव। फिर जो विग्रह बने क्या बनेगा? मच्छिकाणाम अभाव। यानी बताता है कि क्या है? मच्छिकों का, यानी कि मक्खियों क्या है? अभाव है ना। देखिए आपके एग्जाम क्या पूछेगा? निर्मच्छिकम का विग्रह क्या होगा, क्या बताएंगे आप? मच्छिकाणाम अभाव। या पूछेगा कि निर्मच्छिकम में कौन सा समास है, आप क्या बताएंगे? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अब इसी प्रकार से कई आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके। निर्मच्छिकम हो गया, और क्या है? यथाशक्ति को बता ही दिए थे, यथाशक्ति। और क्या है? सहरी उपगु उपनदी। अब इस पर कई समास आपको मिल जाएंगे, इसके उदाहरण। ठीक है, तो आप इसके एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। बस आज के लिए आपका ये समास बस इतना ही था।